मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें चोरी के आरोप में कुछ महिलाओं की पिटाई कर दी गई। बताया गया कि एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई महिलाओं के गहने चुरा लिए, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तो गुस्साई भीड़ उन पर टूट पड़ी। जिन महिलाओं के गहने चोरी हुए उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। काफी देर तक उनकी पिटाई करने के बाद लोग उन्हें खुद ही पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। इस दौरान भी उन्हें लगातार पीटा गया। बाद में पुलिस उन्हें थाने ले गई। इस हंगामे की वजह से पूरे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। महिलाओं की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। यूपी के बुलंदशहर से रूह को कपाकर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जबकि हमले के बाद से उसकी तीसरी लड़की की हालत नाजुक है। बताया गया कि आरोपी को चारों के चरित्र पर शक था। आरोप है कि इसी वजह से उसने बीती रात उन पर हमला कर दिया, जिसका पता इलाके के लोगों को सुबह चला, जिसके बाद आरोपी के मकान के बाहर भीड़ जुट गई। उन लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने मकान में छानबीन शुरू कर दी। साथ ही तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वहां से अस्पताल भेजा। बर्बादी का ये मंजर देखकर घर की बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे मेरी रानी। हमले के बाद आरोपी तो फरार हो गया और अपनी एक बेटी को मौत से जंग लड़ने के लिए वहीं छोड़ गया। और वो फरार है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से परिवार से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई और भरोसा दिया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था और हम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है। म्यांमार के दावई में पुलिस की गोली का शिकार हुए एक आदमी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उस आदमी को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर सवार होकर लोगों ने मार्च निकाला, जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। सभी रास्तों पर सड़क के किनारे भी लोग खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, शव के साथ हजारों लोग पैदल चलते भी दिखाई दिए। उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इसके बाद हजारों लोगों ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया। खबर है कि पूरे शहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना और पुलिस ने साम दाम दंड भेद की नीति तो अपना ली, लेकिन अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे प्रदर्शनकारियों के आगे उनका हर वार खाली जाने लगा। वहां लोगों को गोली का डर तो रहा नहीं, लेकिन और सेना के बाकी हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब देकर वो नाको चने चबा रहे हैं उसे। जिसका एक छोटा सा नमूना म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में देखने को मिला। वहां सड़क पर डटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की अंधाधुंध बौछार कर दी। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। घुटन में लोग इधर उधर दौड़ने लगे। पुलिस को लगा कि प्रदर्शनकारी दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन लोगों ने भी साफ कर दिया कि उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं और न ही वो सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को यूं ही हाथ से जाने देंगे। कुछ ही देर बाद वो वापस आए और ऐसी तैयारी के साथ आए कि पुलिस भी सिर खुजाने लगी। निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने हथियारबंद पुलिस से लोहा लेने के लिए लकड़ी के फट्टों, ड्रमों, बड़े बड़े ढक्कनों को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने सिर पर हेलमेट और मुंह पर खास मास्क लगा लिए और सबसे अनोखी तिकड़म तो उन्होंने ये अपनाई कि पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने सड़क पर केले के छिलके ही फेंक दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि आईएसएफ उत्तर बंगाल में 6 सीटों की मांग पर अड़ी है। हालांकि कांग्रेस ने उसकी मांग को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। खबर यह भी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के बीच आज फिर से बैठक हो सकती है। बीबीसी रेडियो को भारत में बैन करने की मांग उठने लगी। विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए एक कॉलर ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि यह एक लाइव शो था जिसमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक कॉलर ने किया था। भद्दी भाषा के इस्तेमाल की क्लिप के सोशल मीडिया पर आने के बाद बीबीसी के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। दावा किया जा रहा है कि इस तरह की भाषा
भारत के कानून और संविधान के खिलाफ है। इसलिए भारत में बीबीसी नेटवर्क को पूरी तरह बैन करने की मांग सोशल मीडिया पर उठाई जाने लगी। भारत में इससे जुड़े 2 हैशटैग बॉयकॉट बीबीसी और बैन बीबीसी ट्विटर पर ट्रेंड होने शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के बाद बीबीसी रेडियो के इस शो को होस्ट करने वाली एंकर ने शो में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांग ली, लेकिन बीबीसी रेडियो या बीबीसी एशियन नेटवर्क की तरफ से विवाद पर कोई सफाई नहीं दी गई। पटना में 8 डॉक्टरों को कोरोना हो गया। बिहार के पटना में एनएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। साथ ही 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहा जा रहा है कि जिस डॉक्टर की मौत हुई उसे हाल ही में कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फर्स्ट डोज ले लेने का अर्थ कदापि नहीं होता है कि अब हम कोरोना मुक्त हैं। गुजरात निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत पर बीजेपी ने खुशी जताई और दावा किया कि पार्टी की इस जीत में किसानों के वोटों ने भी अहम भूमिका निभाई। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। हाथरस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। आरोप है कि गौरव ने छेड़खानी की शिकायत करने पर लड़की के पिता को गोली मार दी थी। कहा जा रहा है कि वो इस वारदात के बाद जिस कार से फरार हुआ उस पर विधायक लिखा हुआ था और विधानसभा का स्टिकर भी लगा था। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर कुछ लेफ्ट के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकारी स्कूलों में छात्रों को स्मार्टफोन देने की मांग रखी। साथ ही मजदूरों को मनरेगा में 200 दिन काम देने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला विवादास्पद बयान देकर घिर गए। हरियाणा के कैथल में कृषि सुधारों के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी वहां के मंत्रियों और विधायकों तक की नहीं सुनते। अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उन्होंने विवादास्पद बयान दे डाला। बोलो ये तो नवा एसपी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार है और इस खुद की सरकार हमारी है। इस बयान को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने मंच से गाली निकालकर अपशब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस की जो संस्कृति है उसको दिखाया। महाराष्ट्र के जलगांव में मौजूद एक महिला हॉस्टल में कुछ महिलाओं से बिना कपड़ों के डांस कराने के मामले को बीजेपी ने विधानसभा में उठाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस केस में जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उन महिलाओं से जबरन ऐसा करवाया था। इंक्वायरी लगाई है और वो इंक्वायरी में क्या होता है इसके अनुसार से आगे की बात करेंगे। बीजेपी ने चेतावनी दी कि इस मामले में अगर 2 दिन में जांच नहीं की गई तो वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। सरकार अगर गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है तो तत्काल हम मांग करते हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक टीसी ने चलती ट्रेन से गिर रहे एक यात्री को बाल बाल बचा लिया। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि टीसी उस यात्री को बचाने के लिए उसे ट्रेन के अंदर की तरफ धकेलता दिखाई दिया। बताया गया कि ट्रेन में चढ़ते वक्त उस यात्री का हाथ फिसल गया, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद टीसी की नजर उस पर पड़ी तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। मुंबई में एक बार फिर कोरोना के पैर पसारने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में जुटने वाली भीड़ को कम करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जहां उन्हें एक QR कोड मिलेगा और उस QR कोड को दिखाकर ही उन्हें मंदिर में एंट्री मिल सकेगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कुछ भक्त मंदिर के गेट पर अपना QR कोड स्कैन कराते नजर आए। भक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए वहां कई कर्मचारी भी तैनात किए गए। ऐसा स्कैन करना, इधर ऊपर थोड़ा ऊपर पकड़िए और ऊपर। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर लगी एक स्क्रीन पर भी सिद्धिविनायक के लाइव दर्शन के इंतजाम नजर आए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भक्तों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। मंदिर न्यास की तरफ से ये पूरा प्रबंध किया गया है। सभी लोग QR कोड लेके यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए इन सख्तियों को जरूरी बताया। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा है। मंदिर में जगह जगह तैनात सुरक्षा कर्मी भी लोगों को हर वक्त मास्क पहनकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देते नजर आए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विधायक पर हमले करने का आरोप लगाया और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान में बड़े सियासी उलटफेर की खबर है जो कि इमरान खान के लिए बड़ा झटका है। इमरान खान को ये झटका वहां की संसद यानी सेनेट की एक सीट के लिए हुए चुनाव में लगा और इस एक सीट के चुनाव ने इमरान खान की सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख ही ये चुनाव हार गए और उन्हें इस चुनाव में हराया विपक्षी पार्टी पीपीपी के नेता यूसुफ रजा गिलानी ने। वित्त मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए सेनेट की इस सीट पर चुना जाना जरूरी था, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव में हार की वजह इमरान खान की पार्टी के ही नेताओं की क्रॉस वोटिंग को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 9 सांसदों ने सीक्रेट वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टी पीपीपी के पक्ष में वोट दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस चुनाव में जो वोट गिनती के दौरान खारिज किए गए उनमें खुद प्रधानमंत्री इमरान खान का वोट भी शामिल रहा। माना यह भी जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी में कई नेता इमरान खान के कामकाज के तरीकों से लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के संगठन पीडीएम के हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए कल एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि अब इमरान खान की सरकार को वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। कोलकाता में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल हो गईं। उन्होंने टीएमसी महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, रिसर्च और स्किल को बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़की का शव उसके परिवार वाले अस्पताल से मोटरसाइकिल पर ले गए। इस लड़की की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी, लेकिन आरोप है कि कुछ घंटों तक उसका शव स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा और अस्पताल के कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतनी देर से बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 64 रन से हरा दिया। मैच में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 208 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18वें ओवर में 144 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के एक नेता के घर से बम बरामद होने पर गहमा-गहमी तेज हो गई। ये वो ड्राम है जो तस्वीरों में हमने देखा था, जो कि इसी ड्राम से बम बरामद किया गया था। इस मामले में अब्बास सिद्दीकी ने साजिश का शक जताया और टीएमसी पर हमला किया। हम नहीं रखा या हमको फंसाने के लिए किसी ने रखा है। टीएमसी का गुंडा लोग हमारे जो सादा सीधा इंसान है उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। फंस जाने पर वो लोग जो बात बोल रहा है बचने के लिए गलत बात। हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालने के ऐलान पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने इस यात्रा का कनेक्शन हाल ही में गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने से जोड़ दिया। कांग्रेस ने जिस प्रकार के अपने कृत्य किए हैं उसके कारण कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। बीजेपी उसी दिन से कांग्रेस पर हमलावर है जब से महात्मा गांधी के हत्यारे के पुजारी ने कांग्रेस का दामन थामा था। हिंदू महासभा के पूर्व नेता नाथूराम गोडसे के पुजारी को कांग्रेस में शामिल कर कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को थमा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों के जवाब में महात्मा गांधी की विचारधारा का जिक्र छेड़ा। वो तो हर लोगों को माफ करने वाले विचारों से महात्मा गांधी हमेशा चले। कर्नाटक में रमेश जारकीहोली के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों ने बेलगावी शहर में जमकर हंगामा किया। एक अश्लील वीडियो के सामने आने और विपक्षी दलों के आरोपों के बीच रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिस पर उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उनके प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें सड़क से हटाने में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। सभी प्रदर्शनकारियों को पकड़कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का हंगामा वहां भी जारी रहा।
कनाडा को ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है कि वहां सर्दियों की सौगात मानी जाने वाली बर्फ की सड़कों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सर्दी का मौसम सिकुड़ने लगा है और उसमें भी जितनी ठंड पड़ती है वो बर्फ की सड़कों को खोलने के लिए काफी नहीं, क्योंकि बर्फ की मोटाई इतनी हो गई है, हो ही नहीं पाती कि वो गाड़ियों के वजन को सह पाए। मौसम की मार का असर कनाडा के क्वेबेक प्रांत में 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाली बर्फ की सड़क पर भी पड़ा है। असल में ये एक नदी है जो हर साल सर्दी में जमकर सड़क की शक्ल ले लेती है। जाड़े में इस पर भारी भरकम ट्रक दौड़ा करते हैं, लेकिन इस बार उस हिसाब से बर्फ जमी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आइस रोड पर इक्का दुक्का कारें ही चलती नजर आईं। ये भी बताया गया कि पहले बर्फ की मोटाई 1 मीटर तक हुआ करती थी, लेकिन इस बार 14 इंच तक खोदते ही सड़क के नीचे पानी नजर आ गया। यूपी के रायबरेली से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर आग लगाने की कोशिश कर रहे 2 आदमियों को कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर खूब पीटा। बताया गया कि वो दोनों शराब के नशे में वहां पहुंचे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और फिर दोनों को रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध दिया। गुस्साई भीड़ ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई भी की। इस मामले की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन वो उन आरोपियों को लोगों के चंगुल से छुड़ाने की बजाय उनका वीडियो बनाने में जुट गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने पेड़ से बंधे दोनों आरोपियों की रस्सी खोली और उन्हें वहां से ले गए। हरियाणा के करनाल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाते दिखे। बताया गया कि इन लोगों के बीच गली में बाइक खड़ी करने पर झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद कुछ लोग सड़क पर एक लड़के को घेर कर पीटते दिखे। मारपीट से पहले दोनों पक्षों के बीच वहां तनातनी भी हुई। यहीं से बात बिगड़ी और फिर दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। भरे बाजार हुई इस मारपीट में कुछ लोगों को चोट भी आई। ये पता नहीं कहां से 10-15 बंदे पता नहीं कहां से इन्होंने बुला लिया। मारपीट के बाद जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां भी आपस में उलझ गए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने खुद पर लगे मारपीट के आरोपों को गलत बताया। बाद में पुलिस के दखल के बाद हंगामा शांत हुआ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी आज मंथन करेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक आज शाम 6 बजे होगी। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत CEC के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में TMC 5 मार्च को सभी सीटों के लिए एक साथ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही 9 मार्च को पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रही VK शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। शशिकला का यह फैसला जेल की सजा काटकर वापस लौटने के कुछ ही दिन बाद आया। हालांकि कुछ रोज पहले उनके भतीजे ने शशिकला के विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में DM ऑफिस के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना भुगतान, बढ़ती महंगाई और बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ड्रग्स विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपए की अवैध दवाइयां, नकदी और कार बरामद की गई। बिहार की राजधानी पटना में छेड़खानी का विरोध करने पर पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने लड़की की मां को गोली मार दी। बाद में महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक हाईवे पर एक ट्रक और एक कार के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि 13 लोगों की मौत हो गई। इस खतरनाक हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें गाड़ी का कचूमर निकला हुआ नजर आया। बाईं तरफ से तो वो बुरी तरह पिचकी हुई दिखी। बताया गया कि ये मरून SUV सुबह सुबह कहीं जा रही थी, लेकिन तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जानकारी मिलते ही जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो अपनी आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। बताया गया कि कार में सवार 12 लोग उसी वक्त दम तोड़ चुके थे। इसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर तक उड़ाए गए। हालांकि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि जिस कार में महज 8 से 9 लोगों के ही बैठने की जगह है, उसमें 25 लोग भरे हुए थे। इनमें बच्चे भी शामिल थे। यानी लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत लेकर आता ट्रक तो देखा, लेकिन मौत को चकमा देकर निकलने का उन्हें मौका तक नहीं मिला।
न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तर प्रदेश 2021 में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बंगाल ने कभी भी अव्यवस्था और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया है। आज सत्ता द्वारा प्रायोजित यानी टीएमसी की सरकार के द्वारा वहां पर प्रायोजित जो अराजकता है, इसको बंगाल की जनता आज पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है और जो अपार समर्थन वहां प्राप्त हो रहा है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश का किसान अभी भी बीजेपी के साथ है, जबकि कुछ लोग निजी हित साधने के लिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके जो लोग हर क्षेत्र में फेल हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे, इनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन तत्वों के द्वारा इस मामले में गुमराह, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग अपना निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जितना काम हुआ है, तीनों कृषि संबंधी कानून और उससे पहले के जो कार्य हुए हैं, ये सभी परिवर्तन और सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किए हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लड़के एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते दिखे। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उन आरोपियों ने लड़की के साथ मारपीट की, लेकिन लड़की ने उन मंचलों का डटकर मुकाबला किया और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब भी दिया। इस लड़की ने न सिर्फ उन आरोपियों को ललकारा बल्कि उनकी पिटाई भी की। हंगामा बढ़ता देख लड़की के पिता और बहन उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद इस बहादुर लड़की ने अपने परिवार को उनके हमलों से बचाया। लोग ने इनके साथ हम लोग के साथ सबके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हो गई है उनकी। पुलिस ने अब ऐसे इलाकों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। जेल से कुछ दिन पहले बाहर आई जयललिता की करीबी शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने संन्यास का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केरल के कोच्चि में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के संगठन ने सिर मुंडवाकर पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का दावा है कि महंगी गैस और महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से उनका रोजमर्रा का खर्च 3 गुना बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। विरोध करने के लिए ये कारोबारी कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए और एक एक कर सभी प्रदर्शनकारियों ने सिर मुंडवा लिए। प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर मुंडवाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मिट्टी के कटोरे हाथों में ले लिए। सांकेतिक रूप से ये दिखाने की कोशिश की गई कि महंगे तेल और गैस की वजह से उनके सामने भीख मांगने की नौबत है। फिर कटोरा लेकर प्रदर्शनकारियों ने शहर के अहम रास्तों से मार्च निकाला। लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई के खिलाफ गुस्सा केवल केरल में नहीं दिखा, बल्कि केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कुछ राजनीतिक दल महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिनमें कर्नाटक का बेंगलुरु भी शामिल है। बेंगलुरु में वटल नागराज की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर पहुंच गए। शहर के एक अहम चौराहे के बीचों बीच सिलेंडर रखकर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। राज्य सरकार महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गले में तख्तियां भी टांग ली, जिन पर नारे लिखे गए। बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। इसी प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की टुकड़ी अलग मार्च करती रही। कुछ महिलाएं तो सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर निकली। ये संदेश देने की कोशिश हुई कि महिलाओं के सामने रसोई गैस की बजाय लकड़ी जलाकर खाना पकाने की नौबत आ गई है। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीन के साथ साथ यूके के हाथ होने के सबूत मिले हैं। ये दावा महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने किया है। इस साइबर हमले को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने आगे से चीनी उपकरणों का ऊर्जा विभाग में इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया। साइबर विभाग की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि महाराष्ट्र के बिजली विभाग के सर्वर में सेंधमारी कर बिजली सप्लाई ठप करने की कोशिश की गई थी और इसी दौरान 8 GB डेटा भी चोरी किया गया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दुनिया के दूसरे देशों में भी साइबर हमले का जिक्र किया गया है। लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं साइबर हमला हुआ है जो अक्टूबर महीने में मुंबई और आसपास के इलाके में बिजली गई। क्या मामला है और क्या चीजें सामने आई?
पिछले 12 अक्टूबर को पिछले साल जो यहाँ पर मुंबई की बिजली गुल हो गई थी, उसके संदर्भ में हमने गृह मंत्री मंत्रालय को कहा था कि वो साइबर सेल से उसका रिपोर्ट ले जांच कराए। वो जांच की रिपोर्ट परसों मेरे पास आई और उसमें हमारी जो स्काडा की जो फायरवॉल है उसको ब्रेक करके 14 और इन्होंने फायर फोर्सेस ने वहाँ पर काम किया है और वहाँ 8 GB डाटा हमारा चुराया गया। फ्रोजन्स जो थे वो 14 थे। तो इस प्रकार से जो घटना घटी है और उसमें चाइना और यूके के भी फ्रोजन्स है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को हाईटेक बनाने की तैयारी है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि इस महीने के आखिर तक इन ट्रेनों को वाईफाई से लैस करने का फैसला हो सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहले चरण में करीब 15 लोकल ट्रेन और कुछ प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा शुरू भी हो सकती है। ऐसा होने से यात्री बिना रुकावट ट्रेन में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यह पहल रेलवे की कमाई बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत यात्रियों को वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए अलग से कुछ पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। आरएसएस पर दिए अपने बयान पर राहुल गांधी घिर गए। एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आरएसएस पर दिए राहुल गांधी के बयान पर विवाद शुरू हो गया। राहुल ने कहा था कि आरएसएस देश के हर संगठन को कमजोर करने में लगा है। Attacking the bureaucracy, attacking our education system, attacking our exam system. So if you want to join the IAS today, you got to go through an RSS training school. जवाब में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उन्हें कीचड़ उछालने से बचने की नसीहत दी। उनसे पार्टी संभलती नहीं, इसलिए बाकियों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा में तीसरे दिन बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कई जगहों पर बिजली कटौती हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई। अहमदाबाद पुलिस ने आयशा के खुदकुशी मामले में घिरे उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उसे शुक्रवार तक रिमांड पर भेज दिया। डेविड वार्नर ने माना कि उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलकर गलती की, क्योंकि वो उस समय चोट से ठीक नहीं हुए थे। वार्नर वनडे सीरीज के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद वो जल्दबाजी में आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में लौट आए, जिसकी वजह से वो अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया से जुड़े नए दिशा निर्देशों का पालन करवाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। इसके लिए राज्य सरकारों, डीएम या फिर किसी भी पुलिस कमिश्नर को अधिकार नहीं दिए गए। इससे पहले मणिपुर में इंफाल वेस्ट के डीएम ने एक डिजिटल टॉक शो के होस्ट को नोटिस भेजा था। इसी पर केंद्र ने यह बयान जारी किया। वियतनाम की राजधानी हनोई से सांसें थामकर रख देने वाली एक वीडियो सामने आई है, जहां 12वीं मंजिल से नीचे गिर रही 3 साल की एक बच्ची को डिलीवरी बॉय ने कैच कर लिया और वो बच्ची खेल खेल में बालकनी में चढ़ गई थी और वहां से लटकने लगी। लेकिन अचानक उसकी पकड़ ढीली हुई और वो नीचे गिर गई। लेकिन कोई अनहोनी होती उससे पहले नीचे खड़े एक डिलीवरी बॉय ने उसे पकड़ लिया। वीडियो में दिखा कि बालकनी से लटकने के बाद भी वो मासूम काफी देर तक एक हाथ से रेलिंग को पकड़े रही। बताया गया कि सामने वाली बिल्डिंग की एक महिला ने बच्ची को बालकनी से लटकता देख लिया, जिसकी चीखें सुनते ही नीचे खड़े डिलीवरी बॉय ने उस मासूम को पकड़ लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने आएंगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर बदल जाएगी। ये हमारा देश ऑटोमोबाइल हब वर्ल्ड का नंबर 1 का बनेगा 5 साल के अंदर। ये हमारा सपना है। अब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 10 लाख करोड़ की होगी। रोजगार मिलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ई व्हीकल, ई कार, ई बस, ई स्कूटर, बाइक, 2 व्हीलर और उसके साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक आएगी और देश की तस्वीर बदलेगी।